हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। कौन हुमायूं पढ़ चुके हैं, उसके बीच में कौन घुसा है? शेरशाह सूरी। जबकि हम लोग हुमायूं को कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। किसको पढ़ेंगे भाई? शेरशाह सूरी। इसने भाई किस वंश की स्थापना की? सूरवंश। देखिए भाई, यहाँ पर समझ लीजिए, सूरवंश की इसने स्थापना की। किसने? शेरशाह सूरी ने। बात समझ में आई? देखिए, शेरशाह सूरी जो था ये एक अफ़गान था। कौन भाई? अफ़गान। अफ़गानिस्तान से आया था। कौन था? अफ़गान। इससे पहले जब हमने बाबर पढ़ा था तो बाबर का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी से। बात समझना ध्यान से। किससे होता है? इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी किस वंश से संबंध रखता था? लोदी वंश से। और लोदी वंश के शासक कौन थे? अफ़गान थे। तो इसे भाई द्वितीय अफ़गान साम्राज्य भी कहा जाता है। द्वितीय अफ़गान वंश या फिर साम्राज्य। इसका काल जो है, टाइम, वो क्या रहा भाई? टाइम देखिए, ये रहा 1540 से लेकर 1555 ईस्वी तक। जबकि हम शेरशाह सूरी को देखें तो ये कब तक सत्ता में रहा? 1540 से लेकर 1545 तक, केवल 5 वर्ष। बात समझ में आई? शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की और इसे क्या कहा जाता है? द्वितीय अफ़गान वंश भी कहा जाता है। समझ में आई बात? शेरशाह सूरी जो है, ये देखिए, सूर जो है, यहीं से सूर उठ कर के यहाँ पर आया है और सूरी लगा लिया इसने अपने नाम के पीछे। ये कोई टाइटल या फिर उपाधि नहीं है। इसने सूरवंश की स्थापना की, इसलिए इसके नाम के आगे सूरी लगता है। किसी कोई दिक्कत? शेरशाह सूरी जो था, ये बाबर की तरह साम्राज्य विस्तार की, उसको बढ़ाने की सोच रखता था। और शेरशाह सूरी एक बहुत अच्छा प्रशासक और बहुत अच्छा क्या भाई? शासक माना जाता है। शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है। देखिए, इसके बचपन का नाम, बचपन या फिर इसका मूल नाम भी पूछा जाता है कि इसका मूल नाम क्या था भाई? मूल नाम क्या था? फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का या फिर मूल नाम पूछा जाता है, क्या था? फरीद। इसके पिता कौन थे भाई? पिता कौन थे? हसन खां। हसन खां। देखिए, यहाँ पर समझिए, ये देखिए बिहार। यहाँ पर जो लोदी वंश था उनमें से एक व्यक्ति था, यानी उन्हीं का सगा संबंधी परिवार का व्यक्ति था, जिसका नाम था बहार खां लोहानी। ये क्या है भाई? बिहार। और बिहार का सूबेदार कौन था? बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी, ये भाई बिहार का सूबेदार हुआ करता था। और बिहार में एक छोटी सी जागीर पड़ती है। कौन सी भाई? सासाराम। और सासाराम जो जागीर थी वो इसके पिता के पास थी। किसके पास? सासाराम। सासाराम जागीर जो थी वो इसके पिता के पास थी। तो इसके पिता कौन थे? एक छोटे से जमींदार या फिर कहिए जागीरदार। और बहार खां लोहानी कौन था भाई? बिहार का सूबेदार। किसी कोई दिक्कत? बताइए। बिहार जो राज्य है वहाँ का सूबेदार कौन था? बहार खां लोहानी। और उसी में एक छोटी सी जागीर पड़ती है सासाराम। उस जागीर के जमींदार जो या कहिए जागीरदार, वो कौन थे? शेरशाह सूरी के पिता हसन खां।
किसी को कोई दिक्कत? देखिए, शेर शाह सूरी ने एक बहुत पहले बहुत ही कम उम्र में एक शेर को मारा था, इसीलिए बहार खां लोहानी जो था, बहार खां लोहानी ने शेर शाह सूरी की या फिर कहिए फरीद की बहादुरी को देखकर उसने एक उपाधि दी शेर खां। ये क्या थी भाई? शेर खां उपाधि थी। और शेर शाह की उपाधि जो है इसने बाद में धारण की, वो चौसा के युद्ध में की, अभी हम आपको बताएंगे। तो शेर खां नाम किसने दिया? बहार खां लोहानी, जो बिहार का सूबेदार था। और देखिए, बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद, किसकी? बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद इसकी विधवा से कौन भाई विवाह कर लेता है? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ये बहार खां की विधवा से विवाह कर लेता है और बिहार का सूबेदार बन जाता है। कौन? शेर शाह सूरी। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इसकी उपाधियां देख लीजिए। उपाधि इसने भाई हजरत ए आला की उपाधि धारण की। हजरत ए आला। और कौन सी की? सुल्तान ए आदिल। सुल्तान ए आदिल। और इसे क्या कहा जाता है भाई? अकबर का पूर्वगामी। अकबर का पूर्वगामी। देखिए भाई, अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेर शाह सूरी ने जो जिस तरह से अपने प्रशासन को संभाल रखा था, जो प्रशासन में और क्या नाम जमीन में या फिर कहिए राजस्व में जो सुधार किए, उनको जैसा का तैसा कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि अकबर जो है वो शेर शाह सूरी के नियम कानून को उठाकर अपने शासन में लागू करता है। इसीलिए अकबर को शेर शाह सूरी का पूर्वगामी कहा जाता है। सॉरी, शेर शाह सूरी का पूर्वगामी किसे कहा जाता है भाई? अकबर को। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? शेर शाह सूरी जो है इसने कौन सी उपाधि धारण की? हजरत ए आला, सुल्तान ए आदिल, और अकबर का पूर्वगामी भी इसे कहा जाता है। किसको भाई? शेर शाह सूरी को। क्योंकि अकबर जो है वो शेर शाह सूरी के कई सुधार अपने शासन में लागू करता है। और क्या कहा जाता है इसे? धूल का फूल। धूल का फूल या फिर कहिए धूल में फूल। धूल में फूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास कोई ना तो ऐसा राज्य था, ना ही कोई ऐसी विरासत पिता से प्राप्त हुई थी जो ये बहुत बड़ा शासक बन सकता है, बल्कि ये ज़मीन से उठा या फिर कहिए धूल में से निकला एक फूल था। क्योंकि इसके पास ना तो कोई बहुत बड़ी जागीर थी, ना ही इसे उत्तराधिकार में कहीं से विरासत में मिली थी बहुत बड़ी जागीर या फिर बहुत बड़ा राज्य कि चलिए इसका राज्यारोहण हो जाता या राज्याभिषेक हो जाता। ये भाई अपनी दम पर शासक बना और बहुत अच्छे प्रशासक और शक्तिशाली शासकों में गिना जाता है शेर शाह सूरी। किसी को कोई दिक्कत? धूल में फूल किसने कहा है भाई? एक इतिहासकार हुए हैं कानून गो। कौन? कानून गो। इन्होंने शेर शाह सूरी को क्या कहा? धूल में फूल। किसी को कोई दिक्कत? बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। (1539) में इसका सामना किससे हुआ था? 1539 में कौन हुआ भाई? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है किसके साथ? चौसा कहाँ भाई? बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। वहाँ पर शेर शाह सूरी ने किसको घेर लिया था भाई? रात में अचानक हमला कर दिया था। किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में घोड़े समेत कूद जाता है। और उसी युद्ध के बाद जो शेर खां था उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। किसकी? शेर शाह। शेर शाह। शेर शाह की उपाधि धारण की। मूल नाम इसका क्या था? फरीद। और शेर खां नाम किसने दिया था?
बहार खां लोहानी ने। और इसके बाद जब चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? शेर शाह की। अपने नाम के आगे क्या लगाया? शेर शाह। बात समझ में आई? और देखिए 1540 में, 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ भाई? बिलग्राम या फिर कहिए कन्नौज का युद्ध। किसके साथ? हुमायूं के साथ। इस युद्ध में जो शेर शाह सूरी था उसने हुमायूं को पूरी तरह से क्या भाई? पराजित कर दिया और सूरवंश की स्थापना कर दी। किसकी? सूरवंश की स्थापना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। किसी को दिक्कत? चौसा के युद्ध के बाद इसने शेर शाह की उपाधि धारण की और बिलग्राम या फिर कन्नौज के युद्ध के बाद इसने सूरवंश की स्थापना कर दी। यहाँ से शुरू होता है 1540। देखिए ये 1540 में, और यहीं से इसका राज्य स्टार्ट होता है, शासन स्टार्ट होता है 1540 से। समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग 1540 तक पहुँच चुके हैं। अब आते हैं 1541 में। कहाँ पर? 1541 में। 1541 में इसका युद्ध होता है गक्खर जनजाति के खिलाफ ये अभियान था भाई। कहाँ पर? बिहार में। गक्खर जनजाति ने इसको बहुत हानि पहुंचाई और ये बहुत मुश्किल से जीता था गक्खर जनजाति से, क्योंकि जनजातियां जो होती हैं वो एक तरह से शिकारी जीवन जीती हैं और बहुत ही खतरनाक किस्म का वार करती हैं। बात समझ में आई? गक्खर जनजाति से होता है इसका युद्ध। कहाँ पर? बिहार में 1541 में। और इन्हीं से सुरक्षा के लिए इसने क्या बनवाया था भाई? रोहतासगढ़ का किला। रोहतासगढ़ किला कहाँ पर भाई? बिहार में। गक्खर जनजाति से कहाँ सामना होता है? बिहार में। बात समझ में आई? अब देखिए 42 में आइए। 1542 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में भाई मालवा पर ये आक्रमण करता है और मालवा को जीत जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है युद्ध, ये बहुत ही कम या फिर कहिए नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ही कम चांस रहेंगे इसके पूछे जाने के। आगे आइए देखिए 1543 ईस्वी में ये भाई रायसेन या फिर रायसेन कहिए, रायसेन को जीतता है। रायसेन कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश में। ये रायसेन विंध्य पर्वत की जो श्रेणियां हैं उसकी तलहटी में स्थित है क्या? रायसेन का किला, उसको जीतता है। यहाँ के शासक कौन थे भाई? पूरनमल। देखिए जो पूरनमल थे ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे उस समय, और इसने क्या किया भाई? रायसेन को जीतने के लिए पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी। किसने? शेर शाह सूरी ने रायसेन पर आक्रमण किया। जब उससे जीतने के चांस बहुत कम थे तो शेर शाह सूरी ने क्या भाई? इसके साथ धोखे से इसकी हत्या कर दी पूरनमल की, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली शासक था और इसका जीतना भाई नामुमकिन लग रहा था। इसलिए शेर शाह सूरी ने पूरनमल की धोखे से हत्या कर दी और ये इतिहास में शेर शाह सूरी के ऊपर क्या भाई लग गया? कलंक। बहुत ही शर्मनाक हरकत थी ये, कलंक। यही कहा जाता है कि किस युद्ध में शेर शाह सूरी के ऊपर कलंक लगा, क्योंकि इसने रायसेन पर आक्रमण किया और पूरनमल जो शासक था उसे धोखे से मार दिया। ये एक कलंक के रूप में देखा जाता है। और इसी से क्षुब्ध होकर जो शेर शाह सूरी का पुत्र था भाई, शेर शाह सूरी का पुत्र कुतुब खां, इसने क्या भाई? अब आत्महत्या कर ली। आत्महत्या, अपनी खुद की हत्या कर ली। इस घटना से क्षुब्ध होकर शेर शाह सूरी का जो पुत्र था कुतुब खां, इसने क्या की भाई? अपनी आत्महत्या यानी कि अपनी हत्या कर ली, या फिर उसे आत्महत्या कहिए, सुसाइड कहिए, या कुछ भी कहिए, खुदकुशी कहिए। बात समझ में आई? अब आइए देखिए कहाँ पर? 1544 में, 1544 ईस्वी में। अब देखिए 1544 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया इसने? बताइए, किसी को पता है?
1541 गख्खर जनजाति बिहार में, जहाँ पर इसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया अपनी सुरक्षा के लिए। 1542 में मालवा जीता। उसके बाद रायसीन का जो आक्रमण था इसका 1544 में, 1544 में इसमें कहाँ पर आक्रमण किया? मेवाड़। कहाँ पर भाई? मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पर है? राजस्थान। कहाँ पर है? राजस्थान में। किसी कोई दिक्कत? वहाँ का शासक कौन था भाई? मालदेव। मालदेव को क्या किया? शेरशाह सूरी ने मार दिया भाई, मेवाड़ आक्रमण के दौरान मार देता है। किसको? मालदेव को। लेकिन इसके दो सरदार बच गए थे। कौन? जैता और कुप्पा। जैता और कुप्पा, ये कौन थे भाई? मालदेव के जो दो सरदार थे, गोरा और बादल की तरह। इन्होंने क्या किया? जब मालदेव को मार दिया तो शेरशाह सूरी की जो सेना थी उसको इतनी बुरी तरह परास्त किया कि इसको भाई इतनी शेरशाह सूरी को धन और जन की हानि हुई थी कि इसने मेवाड़ के आक्रमण के बाद ये कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए लगभग सारे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया है। ये बात कहाँ पर कही थी? मेवाड़ आक्रमण के दौरान, जब इसकी सेना बहुत बुरी तरह परास्त होती है शेरशाह सूरी की। क्या भाई? अफगान सेना, सूरी की सेना को सूरी सेना परास्त कर दी। किसने? जैता और कुप्पा ने। ये दो सरदार थे मालदेव के। किसी को कोई दिक्कत? इसी आक्रमण के बाद शेरशाह सूरी ने ये कहा था कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान का साम्राज्य खो दिया। क्योंकि भाई राजस्थान में क्या बाजरा सबसे ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे पैमाने पर बाजरा की खेती होती है, तो इसने ये बात कही थी। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब देखिए 1545 ईस्वी में कहाँ पर किया भाई? कालिंजर। कालिंजर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर देखिए कालिंजर। उस समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। और ये इसका क्या भाई? अंतिम अभियान था। अंतिम अभियान। देखिए ऐसा कहा जाता है कि इसका कालिंजर पर आक्रमण का जो उद्देश्य था वो केवल इतना था कि कीरत सिंह के पास एक बहुत ही टॉप क्लास की डांसर थी, बहुत ही अच्छी डांसर। और शेरशाह सूरी ने कीरत सिंह से ये कहा कि ये डांसर आप हमें दे दीजिए। तो कीरत सिंह ने कहा इसे हमने अपने इंटरटेनमेंट के लिए रखा, हम आपको नहीं दे पाएंगे। किसने कहा? कीरत सिंह ने। और वो डांसर बहुत ही टॉप क्लास थी, टॉप क्लास का डांस करती थी। तो शेरशाह सूरी का दिल उस पर आ गया था। लेकिन कीरत सिंह ने मना कर दिया कि हम ये डांसर नहीं दे पाएंगे। तो शेरशाह सूरी ने ये कहा कि अब हम किला भी लेंगे और डांसर भी ले लेंगे। तो इसने आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? कालिंजर। और कालिंजर के किले को तोड़ने के लिए इसने एक अस्त्र का प्रयोग किया था जिसका नाम था उक्का। एक क्या था भाई? एक आग्नेय अस्त्र था। आग्नेय अस्त्र। इससे क्या भाई? आग का गोला निकलता था। जैसा तोप से आग का गोला निकलता है, बारूद का गोला, उसी तरह इस उक्का से आग का गोला निकलता था। और कहिए इसकी किस्मत कहिए या फिर कुछ भी कहिए, इसका जब इसने प्रयोग किया इस किले को तोड़ने के लिए, तो वो जो गोला था, इस अस्त्र से निकला हुआ गोला, वो क्या हो गया भाई? मिस हो गया और वहीं पर गिर गया शेरशाह सूरी के पास। और वहीं पर रखा हुआ था शेरशाह सूरी का बारूद। जब ये गोला बारूद में गिरा तो बारूद क्या भाई? फट गया। और वहीं पर कौन था? शेरशाह सूरी। जब बारूद फटा तो शेरशाह सूरी की धज्जियां उड़ गईं और उसकी क्या हो गई भाई? मृत्यु। तो ये इसका कौन सा था भाई? अंतिम अभियान था 1545 में, कालिंजर अभियान, मध्य प्रदेश। बात समझ में आई? चलिए देखिए अब हम और बात कर लेते हैं
आगे की कुछ और बातें जान लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, इसको साफ कर दें भाई। देखिए, इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मकबरा भी बनेगा भाई, मकबरा। इसका मकबरा कहाँ है? सासाराम, सासाराम बिहार। बहुत पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। किसी कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं हम इसके प्रशासनिक और राजस्व संबंधी सुधारों की। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके प्रशासन के बारे में। प्रशासन, देखिए इसका जो राज्य था वो छोटे छोटे विभागों में बटा था, और उन विभागों में क्या भाई, मंत्री होते थे। मंत्री, छोटे छोटे विभाग थे, उसमें क्या मंत्री होते थे। लेकिन इसका जो प्रशासन था वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत, जो भी निर्णय लिए जाते थे या फिर जो भी फैसले लिए जाते थे वो हेडक्वार्टर में, यानी कि शेरशाह सूरी खुद लेता था। इसलिए कहते हैं कि इसका जो प्रशासन था वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत था, और मंत्री होते थे। लेकिन मंत्रियों को पावर नहीं थी भाई, क्या पावर नहीं थी? पावर किसको थी? शेरशाह सूरी खुद फैसले लेता। छोटी छोटी सरकारें थी, क्या सरकारें कहिए या फिर विभाग कहिए, लगभग कितनी 47 विभागों में, छोटी छोटी सरकारों में बटा हुआ था इसका प्रशासन। किसी कोई दिक्कत? इसका शासन जो था वो बहुत ज़्यादा केंद्रीकृत था। जो भी कड़े फैसले होते थे वो कौन लेता था भाई? शेरशाह सूरी खुद लेता था। लेकिन इसके मंत्री होते थे लेकिन उनको पावर नहीं होता था। वो क्या छोटे छोटे सरकारें कहिए या फिर छोटे छोटे विभाग कहिए बटा हुआ था। लगभग 47 विभाग ऐसे थे जिसमें पूरा के शासन इसका केंद्रीकृत था। बात समझ में आई? देखिए, एक अधिकारी होता था सिकदार। सिकदार, ये भाई शेरशाह सूरी ने एक अधिकारी बना रखा था सिकदार, और ये सैन्य अधिकारी होता था। कौन? सैन्य अधिकारी। सैन्य अधिकारी, इसका प्रशासनिक और कानून व्यवस्था इतनी ज़्यादा मजबूत थी, और ये कहा जाता है शेरशाह सूरी के काल में अगर कोई असहाय व्यक्ति या असहाय महिला सर पर सोने की पोटली लेकर भी रात में गुजरती है तो वो आराम से निकल जाएगी, उसको कोई टच करने वाला नहीं था। इतना कड़ा कानून और प्रशासन था शेरशाह सूरी का। किसी कोई दिक्कत? और एक अधिकारी होता था मुंसिफ ए मुंसिफान। कौन? मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफ ए मुंसिफान। मुंसिफान, ये कौन होता है भाई? न्यायिक अधिकारी। न्यायिक अधिकारी, न्याय करने वाला। और भाई गांव में कानून व्यवस्था, गांव की कानून व्यवस्था कौन संभालता था भाई? गांव की कानून व्यवस्था कौन संभालता था? इसके लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था गांव में, जिसको कहते थे मुकद्दम। मुकद्दम, अरे यार, मुकद्दम। और इसी को क्या कहते थे? चौधरी। गांव की कानून व्यवस्था कौन संभालता था? मुकद्दम या फिर चौधरी। बात समझ में आई? किसी कोई दिक्कत? अब देखिए, करते हैं राजस्व संबंधी। राजस्व, देखिए राजस्व संबंधी सबसे पहले भूमि को देखते हैं। भूमि, भूमि को इसने 3 भागों में बांट रखा था, अच्छी, मध्यम और खराब। ये भाई भूमि की क्वालिटी के हिसाब से, ज़मीन की क्वालिटी के हिसाब से क्या भाई लगान लिया करता था। ठीक है, और इसका 2 टैक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जरी बाना और महासिलाना। महासिलाना, ये 2 इम्पोर्टेंट टैक्स थे। जरीमाना क्या भाई? सर्वेक्षण शुल्क था। सर्वेक्षण शुल्क।
ये भाई जो व्यक्ति अपना ज़मीन या फिर कहीं भूमि की नपाई या उसका मापन करवाता था तो उस पर ये शुल्क लिया जाता था, जरीमाना। और इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्त की थी शेरशाह सूरी ने, जिसको क्या कहा जाता था, कानून गो। अब प्रश्न आएगा कि कानून गो पद का सृजन किस शासक ने किया था? तो किसने किया था भाई? शेरशाह सूरी ने। और ये भूमि की नपाई या पैमाइश पर क्या भाई, शुल्क लिया करता था, जिसको सर्वेक्षण शुल्क या जरीमाना कहते थे। महासालाना क्या था? ये भाई संग्रह शुल्क था, संग्रह शुल्क। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बताइए भाई। भूमि को 3 भागों में बांटा था, अच्छी, मध्यम और खराब। 2 टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, जरीमाना और महासालाना। देखिए, इसने सड़क निर्माण पर बहुत ज़्यादा बल दिया, सड़क निर्माण। इसने भाई क्या बनवाया? जीटी रोड। इसी को कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड, ये प्रश्न पूछा जाता है। जीटी रोड या फिर ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। इसी को क्या कहते हैं भाई? NH2। और ये कलकत्ता से कहाँ तक जाता है भाई? अमृतसर तक, अमृतसर तक। अब देखिए इसकी मुद्राओं को देखते हैं। मुद्रा, इसने भाई 3 प्रकार की मुद्राएं जारी की। सोना यानी कि सोने की मुद्रा, चांदी और तांबा। ठीक है भाई। सोने की मुद्रा को क्या कहा? असरफी। और चांदी की मुद्रा को रुपया। और तांबे की मुद्रा को क्या कहा भाई? सोने की असरफी, चांदी का रुपया और तांबे की दाम। क्या कहा? दाम। देखिए ये 180 ग्रेन की होती थी और ये 380 ग्रेन की होती थी। ग्रेन क्या है? एक यूनिट है। बात समझ में? 3 प्रकार की मुद्राएं जारी की, सोने, चांदी और तांबा। सोने की मुद्रा असरफी, चांदी की रुपया और दाम क्या भाई? तांबे की मुद्रा होती थी। जो आज हम लोग रुपया यूज करते हैं, रुपया, अपनी मुद्रा क्या है? रुपया। ये शेरशाह सूरी ने चालू की थी, उसी की देन है जो आज हम लोग अपनी करेंसी को क्या कहते हैं? रुपया। ये शेरशाह सूरी की देन है। किसी की कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। अब देखिए इसने क्या भाई? दिल्ली में किला ए कोहना का निर्माण कराया। किला ए कोहना कहाँ पर? दिल्ली में। और पहले हम बात कर चुके हैं रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला कहाँ पर? बिहार में। किला ए कोहना का निर्माण दिल्ली में, रोहतासगढ़ का किला बिहार में। ठीक है। और देखिए आगे देख लेते हैं और क्या किया इसने, बताइए। अगर किसी को दिक्कत है कहीं पर तो बताइए। और देखिए इसने क्या किया? पाटलिपुत्र का नाम बदल दिया भाई, बाबा जी की तरह। पाटलिपुत्र का नाम बदल कर क्या रख दिया? पटना। पटना कहाँ पर है? बिहार पर, बिहार में। पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। इसका नाम किसने बदला था? पटना किसने रखा? शेरशाह सूरी ने। ठीक है। और देखिए और क्या किया? पट्टा प्रथा और कबूलियत का प्रचलन करवाया। देखिए भाई गांव में आज भी प्रधान क्या करता है
किसी भूमिहीन व्यक्ति को जिसके पास ज़मीन नहीं होती उसे क्या कर देता, सरकारी भूमि से पट्टा कर देता, कुछ ज़मीन दे देता है। और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी क्या करता था भाई, कुछ किसानों को एग्रीमेंट या फिर कहिए लिखित तौर पर क्या कर देता था, थोड़ी सी भूमि दे देता था, उसे कहा जाता है पट्टा। क्या कहा, पट्टा। तो पट्टा प्रथा की शुरुआत क्या की जाती, किसने की थी, किसने, शेरशाह सूरी ने पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। और किसान उसको क्या कहता था भाई, स्वीकार कर लेता था और पट्टा के बदले राजा को क्या देता था, टैक्स देता था, जिसे कबूलियत कहा जाता है। कबूल कर लेता था मतलब स्वीकार कर लेता था पट्टा को, और उसके बदले में क्या देता था भाई, टैक्स देता था। तो पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।